हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका हाफ ईयरली एग्जाम का साइंस का पेपर क्लास 10th के लिए साइंस का पेपर देखेंगे और हम सारे चीज डिटेल से बताएंगे आपको। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम के लिए यानी 80% का जो सिलेबस दिया गया है अभी हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपके स्कूल में भी जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं और प्री बोर्ड होने वाले, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका हम आंसर भी बता देंगे आपको किस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस का, यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कि पहला प्रश्न दिया गया है, ये हिंदी मीडियम का ही है। तो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, तो देखिए HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और HNO3 है ना, ये भी एक प्रबल अम्ल है, और यहाँ पास CH3COOH ये एक एसिडिक एसिड जो है, ये क्या है आपके पास प्रबल अम्ल नहीं माना जाता, और हाइड्रोजन सल्फेट भी एक प्रबल अम्ल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो क्वेश्चन है कि मेडलिप की आवर्त सारणी में तत्वों की निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है। तो किस प्रकार से किया गया है? अणुभार वृद्धि क्रम, परमाणु भार वृद्धि क्रम, और परमाणु संख्या वृद्धि क्रम में, और लास्ट ऑप्शन है परमाणु त्रिज्या वृद्धि क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी ब परमाणु भार वृद्धि क्रम में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सबसे सक्रिय धातु है। सबसे सक्रिय धातु पूछा गया है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम और जिंक, इनमें से सबसे सक्रिय धातु पूछा गया है। तो सबसे सक्रिय धातु क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम सबसे सक्रिय धातु माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है ना? कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है और अंडवाहिका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्रवाहिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी बड़े कृषि वाले इलाके में सारी कीट भक्षी चिड़िया समाप्त समाप्त कर दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर देखिए कि अगर किसी भी बड़े कृषि वाला जो एरिया है उसमें अगर सारे कीट बच्चे को एक साथ अगर समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? जो कीट है, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट है, उनका जो प्रकोप, उनका जी संख्या वो बढ़ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास आप देख सकते हैं कि कीटों का जो प्रकोप है वो बढ़ जाएगा, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। अब आपके पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ठोस में रेखीय क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात आपको बताना है। तो इसका करेक्ट अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2:3। ठीक है, नेक्स्ट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि वस्तु समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी क्या होगी। तो याद रखिए, ये जो आपके पास समतल दर्पण दिया हुआ है ना, तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समतल दर्पण से 3 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की जो दूरी है, ये मान लीजिए दर्पण हो गया, और यहाँ से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट से आपके पास यहाँ पास दर्पण की दूरी 3 दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण यानी मिरर है उससे इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो याद रखिए वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? ठीक है, 3 और +3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल हम इसका आंसर क्या बताएंगे कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 6 सेंटीमीटर होगा। इसका रीजन क्या है कि समतल दर्पण के लिए वस्तु की दूरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से उपधातु का नाम बताना है। उपधातु कौन सा है? ऑक्सीजन, हीलियम, मैग्नीशियम और आर्सेनिक। तो ये जो आप आर्सेनिक देख रहे हैं, ये क्या है? ये उपधातु माना जाता है। ठीक है, आर्सेनिक। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने के साधन क्या है। ठीक है, क्या पूछा गया है?
विद्युत धारा उत्पन्न करने के साधन। तो साधन अगर हम यहाँ से बताएं तो जनित्र मतलब होता है जनरेटर होता है, ठीक है, जनित्र मतलब जनरेटर होता है, फिर मोटर दिया हुआ है, फिर धारामापी गैल्वेनोमीटर और मीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट विद्युत धारा किससे जनरेट होगा? जनरेटर से होगा, यानी जनित्र से होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा? तो सदैव वस्तु से छोटा होता है। कैसे? उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है? उत्तल दर्पण आप देखेंगे तो जितने भी गाड़ी हैं, चाहे टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर या फिर सिक्स या फिर उससे भी ज्यादा हो, तो जितने गाड़ियां हैं उनके जो साइड ग्लास होता है ना, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसमें कि उसमें इमेज जो बनता है यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, राइट। आप देखते हैं कि काफी दूर से जो आ रही गाड़ियां वो भी दिखाई देती है लेकिन छोटे प्रतिबिंब में दिखाई देती है, ठीक है। तो उस दर्पण में उसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? वस्तु से छोटा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना? 25 सेंटीमीटर। तो उसकी क्षमता, तो उत्तल लेंस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। तो अगर 25 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा? 4 डायोप्टर, 4 डी लिखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए कि वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं, है ना, हरे पौधे को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कौन से उपभोक्ता होते हैं, है ना? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना, राइट। तो इस प्रकार का इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि काफी आसान है इसका। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है KMnO4 को गर्म करने पर कौन सी गैस बनेगी, ये आपको बताना है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक तो क्या होता है? ओम, जिसका सिंबल इस प्रकार से होता है, या फिर आप लिख सकते हैं ओम। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वृक्क की इकाई, तो वृक्क की इकाई क्या होती है, क्या मानी जाती है? नेफ्रॉन मानी जाती है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब अगला प्रश्न मिलेगा आपको, इधर 2 नंबर वाले प्रश्न है फिर, कि निम्न में से उन तत्वों का चयन कीजिए जिनके अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे बेरिलियम, बेरिलियम का कितना होता है? 4 है ना। तो सबसे पहले में 2 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कैसे मिलेगा? 1s2 2s2, है ना, राइट। ये आप नेक्स्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 9f, है ना, क्या दिया हुआ? फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए दिया, तो फ्लोरीन का 9 होता है, तो 2 हो जाएगा, 8 होगा और 1 होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, मतलब अभी देखिए इसका हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपके पास सिलिकॉन का दिया हुआ है, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको कल बता रहा हूँ। तो सिलिकॉन के लिए 14 है, ठीक है, तो 2 होगा, 8 होगा और यहाँ पास 4 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी प्रकार से 19 का दिया हुआ है, और फिर कैल्शियम, और यहाँ पास नेक्स्ट देख लीजिएगा, यहाँ पास Li, ये एक्चुअल में यहाँ पास लिथियम, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के लिए 3 होता है, तो यहाँ पास 3 दिया गया है। तो उस प्रकार से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो जैसे कि अगर लिथियम का आप लिखेंगे तो लिथियम में आपको क्या मिलेगा? 2 और 1 मिलेगा, यहाँ 1 मिल गया। तो इसी प्रकार से इसको आपको बताना है कि किसमें किसमें 1 होगा अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। फिर अगला दिया हो कि किन्हीं 2 पादप हार्मोन्स के नाम लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अचार को तांबे एल्यूमिनियम डब्बे में क्यों नहीं रखा जाता है? क्योंकि रिएक्ट हो जाता है उसके साथ, है ना। फिर एक घास का परितंत्र आरेख बनाना है, फिर चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुण लिखना है। फिर आप समतल, अवतल, उत्तर दर्पणों की पहचान स्पर्श करके कैसे करेंगे, ये आपको बताना है। फ्यूज वायर क्या है, और धमनी एवं सिरा में अंतर, वाहनों के साइड दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। फिर ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है तो तत्वों की पहचान कर नाम बताना है ना, कि क्या हो जाएगा? सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या
कौन सी होगी उसे बताना है आपको। और आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको लिखना होता है। फिर डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया गया है, इसे सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा, है ना, इसको आपको बताना है। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की वस्तु से कुल दूरी बताना है आपको। कि मनुष्य में लिंग निर्धारण को आरेख चित्र द्वारा लिखिए, सिर्फ आपको आरेख बनाना है, ठीक है। फिर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके पास, पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर एवं मादा जनन अंगों को दर्शाना है। फिर लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। फिर नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करें आप, ये 5 नंबर में आ जाएगा आपके पास। फिर विद्युत मोटर का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करना है। उपयोग, सिद्धांत, नामांकित चित्र। फिर ओम का नियम लिखिए एवं V और I के बीच ग्राफ खींचकर आपको संबंध बताना है। नेक्स्ट प्रश्न मिल जाएगा आपके पास कि निम्नलिखित विद्युत घटक का पहचान और चिन्ह बताना है। ये काफी इजी है, ठीक है। सेल के लिए बता सकते हैं, प्रतिरोध का इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। ये अमीटर को A से हम डिनोट करते हैं, राइट। वोल्ट मीटर को V से हो जाएगा। फिर विद्युत बल्ब के लिए है आपके पास, इस प्रकार से आप बना सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से उसको आपको सिंबल बताना है। फिर निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। गुरुत्व पृथक्करण विधि, मिश्र धातु और वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाना है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आपके मॉडल पेपर से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है 2026 से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो समय पे मिलती रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको किस कौन से सब्जेक्ट का आपको और जरूरत पड़ेगा वो भी बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।